ओके, तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के सारे पार्ट बताने के बाद बच्चे आगे मूव करते हैं। आपके बच्चे मैंने क्या बताया था, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज की प्रेजेंस को और उसकी पोलैरिटी को भी मेजर कर सकते हो। कैसे? मैंने आपको वेरियस पार्ट बता चुका हूँ। ये आपकी मेटेलिक डिस्क है, ये आपका बच्चे एक इंसुलेटिंग मटेरियल कॉक लगा हुआ है, ये वाइट माउथ वाली एक ग्लास बोतल है, नीचे ये बच्चे टिन लगाया हुआ है। टिन की हेल्प से हम इस इंस्ट्रूमेंट की सेंसिटिविटी को इंक्रीज करते हैं। साथ ही साथ ये क्या है, चार्जिंग बॉडी है, जिसके ऊपर मुझे चेक करना है कि उसके ऊपर चार्ज है या नहीं है। आपको चार्ज नज़र नहीं आएंगे, सिर्फ आपको इस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से आपको बताएंगे कि किस तरह आप चार्ज को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, किसी बॉडी के ऊपर प्रेजेंस ऑफ चार्ज डिटरमाइन कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना है, जिस बॉडी के ऊपर चेक करना हो कि चार्ज है या नहीं है, प्रेजेंस ऑफ चार्ज डिटरमाइन करने के लिए उस बॉडी को आप क्या कीजिए, इस मेटेलिक बॉडी से टच करवा दीजिए। जैसे ही आप बच्चे जैसे ही आप क्या करेंगे, जैसे इस चार्जिंग बॉडी को इस मेटेलिक डिस्क पे टच करेंगे तो फिनोमेना ऑफ कंडक्शन से यही चार्ज इस मेटेलिक बॉडी के ऊपर ट्रांसफर हो जाएंगे। और सेम चार्ज बच्चे, क्योंकि आगे भी एक मेटल रोड, ये भी बच्चे मेटल रोड ही है, ठीक है, ये मेटल रोड से जुड़ा हुआ है। लीजिए, अगर ये मेटल रोड से जुड़ा हुआ है तो मेटल के अंदर तो चार्ज मूव कर सकते हैं, सेम चार्ज इसके अंदर मूव करते हुए अल्टीमेटली कहाँ पहुँच जाएंगे, आपकी गोल्ड की लीफ के ऊपर चले जाएंगे। और अगर दोनों गोल्ड लीफ के ऊपर बचे सेम चार्ज आ गए तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, रिपेल या डाइवर्जेंस शो करेंगे। अगर इन लीफ ने डाइवर्जेंस शो की तो इसका मतलब ये होगा कि इस जो भी आप बॉडी लेके आए थे नियर बाय, जिसे आपने टच किया, उसके ऊपर चार्ज है, अदरवाइज नहीं है। तो इस तरह हम किसी बॉडी के ऊपर गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप की हेल्प से चार्ज की प्रेजेंस को डिटरमाइन कर सकते हैं। दूसरी बात, हम पोलैरिटी भी डिटरमाइन कर सकते हैं, भाई वो पॉजिटिव चार्ज आया था या नेगेटिव चार्ज आया था। मान लीजिए एक और रोड है, ठीक है, एक अनदर रोड मान लीजिए, मुझे नहीं मालूम उसके ऊपर कौन सा है, मान लीजिए एम्बर है, मुझे नहीं पता एम्बर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, लेकिन चार्ज जरूर है, ठीक है। उसे क्या कीजिए, आप इसके साथ टच करवा दीजिए। टच करने से अगर डाइवर्जेंस पहले से इंप्रूव हो जाए, अगर पहले से इंक्रीज हो जाए तो श्योरली इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज होगा, और अगर डिक्रीज हो जाए तो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। कैसे बता रहा हूँ ये, भाई देखिए, अगर एम्बर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हुआ तो पॉजिटिव को और ज़्यादा पॉजिटिव मिल जाएगा, जिससे क्या होगा, जिससे आपकी डाइवर्जेंस पहले से इंक्रीज हो जाएगी। अगर नेगेटिव चार्ज होता है तो कुछ पॉजिटिव चार्ज को बच्चे खत्म करता है, जिससे क्या होता है, डाइवर्जेंस डिक्रीज हो जाती। तो इस तरह बच्चे मैं डाइवर्जेंस के अमाउंट से देख के बता सकता हूँ कि इस बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा। डन। चलिए, अब बच्चे क्या है, ये था बच्चे आपका गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप की हेल्प से क्या करते हैं वो आपको बता दिया है। यहाँ टिन का यूज़ किस लिए किया गया, अगर आपसे कोई पूछता है तो सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करने के लिए हमने क्या किया है, टिन का यूज़ किया है। चलिए, अब क्या करना है बेटा, आगे टॉपिक मूव करने से पहले हम क्या करने जा रहे हैं, कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं। अभी तक हमने क्या क्या कर ली है, मैंने आपको चार्ज की बहुत सारी प्रॉपर्टी बता चुका हूँ, आपको मेथड ऑफ चार्जिंग बता चुका हूँ, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग कुछ एक न्यूमेरिकल आपको डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए देखिए, न्यूमेरिकल करते हैं। चलिए, आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं रिलेटेड विद द टॉपिक जो अभी तक हमारे हो चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्वेश्चन के अंदर, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर एक फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, एक आपके पास बच्चे क्या है, व्हेन ए पीस ऑफ पॉलिथीन इज रब्ड विद ए वुल। एक पीस ऑफ पॉलिथीन है जिसे एक वुल के साथ रब किया है, जिसके कारण अगर आपका चार्ज, एक पॉलिथीन के पीस को जो वुल के साथ रब किया तो उसके ऊपर चार्ज आ गया -2 × 10 की पावर -7 कूलम, ठीक है। तो मान लीजिए पॉलीथीन को हमने क्या किया, वुल के साथ रब किया तो उसके ऊपर इतना चार्ज आ गया है, ठीक है। तो पॉलीथीन के ऊपर इतना चार्ज डेवलप हो गया। व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ मास, आपने बताना है व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ मास, ठीक है, विच इज़ ट्रांसफर टू द पॉलीथीन। तो पॉलीथीन के ऊपर कितना मास ट्रांसफ़र हुआ होगा वो आपने बताना है। बच्चे देखिए, आपने बताना है, देखिए एक पॉलीथीन को जब वुल के साथ रब किया, मान लीजिए एक पॉलीथीन था जिसे आपने वुल के साथ रब किया, उसके ऊपर चार्ज इतना है तो उसके ऊपर कितना मास ट्रांसफ़र हुआ होगा। तो सबसे पहले ये देख लीजिए, जब आपने पॉलीथीन को रब किया होगा किसके साथ, वुल के साथ, तो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए। एक इलेक्ट्रॉन का मास पता है, एक इलेक्ट्रॉन के मास को टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर देना, टोटल मास निकल आएगा। यानी फर्स्ट क्वेश्चन कैसे होगा, फर्स्टली वी नो दैट अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्यू इक्वल टू किसके बराबर होता है बच्चे, एन ई के बराबर होता है। अगर ये फॉर्मूला पता है तो एन ई किसके बराबर है, ई एन आपका हो गया क्यू डिवाइडेड बाई ई। तो इस फॉर्मूले का यूज़ कीजिए और यहाँ से एन की वैल्यू निकाल लीजिए। अगर मैं इस फॉर्मूले से एन की वैल्यू निकालूँ तो बच्चे मेरी एन की वैल्यू कितनी आएगी, 2 × 10 की पावर -7 डिवाइडेड बाई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 × 10 की पावर -19। सॉल्व करेंगे तो हमारे यहाँ से आएगा 1.25 × 10 की पावर 12। तो यानी जब भी आप जब भी एक पॉलीथीन को वुल के साथ रब करोगे तो पॉलीथीन के ऊपर इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे।
आपको एक इलेक्ट्रॉन का मास पता है, अगर इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए तो पॉलीथीन पे कितना मास ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो कैसे निकालूं, मास ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन कितना होगा बच्चे, मास ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन होगा, अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन के मास को n से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन को मैं क्या करूँ, इससे मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरा आंसर निकल आएगा। कैसे निकाल सकते हैं बच्चे, हाँ जी, मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, n की वैल्यू तो आपको पता ही है 1.25 इंटू 10⁻12। मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन कितना है बच्चे, मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻−31 किलोग्राम। ओके, सॉल्व कीजिए, सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा फाइनली 11.38 इंटू 10⁻−19 किलोग्राम। लीजिए, तो इस तरह बच्चे मैंने क्या किया, क्वेश्चन को सोल्व कर दिया, जिसके अंदर बड़ी सिंपल सा क्वेश्चन था और आराम से इसको सोल्व कर दिया गया। चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर डिस्कस करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, आपको सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, क्या है क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन की ओर डिस्कस करते हैं। मान लीजिए आपके 10 की पावर 12 अल्फा आइटम है, 10 की पावर 12 अल्फा आपका अल्फा पार्टिकल्स हैं जो आपके फॉल कर रहे हैं किसी एक न्यूट्रल स्फीयर के ऊपर। एक न्यूट्रल स्फीयर है, न्यूट्रल स्फीयर, एक न्यूट्रल स्फीयर है, उसके ऊपर इतने आपके अल्फा पार्टिकल क्या कर रहे हैं, फॉल कर रहे हैं पर सेकेंड, ठीक है। तो पर सेकेंड इतने अल्फा पार्टिकल आपके न्यूट्रल स्फीयर के ऊपर आपके फॉल कर रहे हैं। आपने क्या बताना है, सेकंड क्वेश्चन में टाइम बताना है जिसके अंदर आपके स्फीयर के ऊपर टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, आपकी स्फीयर के ऊपर टोटल चार्ज हो जाए 2 माइक्रोकूलम। तो आपने वो टोटल टाइम बताना है जिसके अंदर आपका जो चार्ज है वो कितने के बराबर हो जाए, आपका चार्ज इतने के इक्विवेलेंट हो जाए। डन। चलिए, अगर मान लीजिए आपको देखिए, सबसे पहले तो अगर मैं स्टार्ट करूँ क्वेश्चन को, ठीक है, आपको दिया हुआ है आपके कितने, आपको क्या दिया हुआ है बच्चे, आपको दिया हुआ है इतने अल्फा पार्टिकल आपके पर सेकंड आपके इंसिडेंट कर रहे हैं। तो यहीं से शुरू करते हैं, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है, फॉलिंग इन टी टाइम या टी सेकेंड, ठीक है। अगर बच्चे देखिए अल्टीमेटली देखिए मुझे क्या है, मैं क्या दे रहा हूँ, देखिए अगर एक सेकंड में इतने आपके इंसिडेंट हो रहे हैं तो टी में कितने होंगे, 10 की पावर 12, ठीक है, इंटू टी, ऐसे ही होगा। देखिए अगर एक सेकंड में 10 की पावर 12 आपके अल्फा पार्टिकल इंसिडेंट हो रहे हैं तो टी सेकंड में कितने होंगे, 10 की पावर 12 टी के इक्विवेलेंट होंगे, ठीक। चार्ज कितना होता है बच्चे एक अल्फा पार्टिकल के ऊपर, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल के ऊपर चार्ज कितना होता है बच्चे, अल्फा पार्टिकल किसको बोलते हैं, हीलियम के पार्टिकल को अल्फा पार्टिकल बोलते हैं, जिसका चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज से क्या होता है, डबल होता है, या प्रोटॉन के चार्ज से क्या होता है बेटे, डबल होता है। ओके, अगर आपका बच्चे देखिए एक सेकंड में 10 की पावर 12 अगर फॉल कर रहे हैं, टी सेकंड में इतने कर रहे हैं, तो इतने सेकंड में कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ वो निकाल लेते हैं। सो चार्ज इंसिडेंट इन टाइम टी, ठीक है, चार्ज इंसिडेंट इन टाइम टी। अगर मैं कहूँ कि टी टाइम में कितना चार्ज आपका इंसिडेंट हुआ है वो निकालना चाहते हैं, चार्ज किसके बराबर होता है, चार्ज होता है एन ई के बराबर। तो आपका नंबर कितने नंबर आपके, कितने नंबर ऑफ आपके नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल आपके टी सेकंड में किए थे, 10 की पावर 12 टी। चार्ज कितना था अल्फा पार्टिकल का, +2 ई। तो मल्टीप्लाई करके आप क्या कीजिए, टोटल चार्ज निकाल लीजिए। आपको बोला हुआ है गिवन टोटल चार्ज कितना होना चाहिए, हाँ जी, गिवन चार्ज कितना होना चाहिए, गिवन आपका जो चार्ज है आपको बोला गया है आपकी उस बॉडी के ऊपर टोटल कितना चार्ज होना चाहिए, टोटल आपका चार्ज होना चाहिए 2 माइक्रोकूलम, ठीक है। तो 2 माइक्रोकूलम के बराबर ये चार्ज होना चाहिए। इसका मतलब टी टाइम में जो भी चार्ज ट्रांसफर हुआ वो इसके बराबर होना चाहिए। इन दोनों को इक्वेट कर लीजिए, इसका मतलब ये और ये इक्विवेलेंट होने चाहिए। देयरफॉर 2 माइक्रो का मतलब क्या होता है बेटा, 10 की पावर -6, ठीक है, 10 की पावर -6 हो गया, इक्वल टू 10 की पावर 12 टी इंटू 2, ई की वैल्यू पता है आपको, ठीक है, ई की वैल्यू तो आप सभी को बताइए। तो लीजिए टी के लिए फॉर्मूला लिखिए, टी किसके बराबर आएगा, 2 इंटू 10 की पावर -6, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाय क्या है बच्चे, आपके डिवाइडेड में आपके एक तो 10 की पावर 12 आ गया, 2 आ गया, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम आ गया। सॉल्व कर लीजिए इसे,
जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा 6.25 सेकेंड। तो इस तरह बच्चे मैंने आपके दो सिंपल से न्यूमेरिकल आपके बड़े आराम तरीके से सॉल्व करके दिखाए। ठीक है, इसी तरह बच्चे आपके कुछ आपके एक दो आपके क्वेश्चन भी सॉल्व कर देते हैं। एक और क्वेश्चन आपका सॉल्व करने जा रहा हूँ लीजिए। ठीक है, फिर एक असाइनमेंट आपको दे दी जाएगी, उस असाइनमेंट से बच्चे आप सॉल्व करके देखिएगा कि कितने क्वेश्चन आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है जी, चलिए आपका बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा आप बता सकते हैं? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 हम डिस्कस कर रहे हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं किसी बॉडी के ऊपर इतना चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है? इज दिस अमाउंट ऑफ चार्ज कितना है? 0.32 इंटू 10 की पावर माइनस 18 कूलम। अगर मैं कहूँ कि क्या किसी बॉडी के ऊपर ये चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है या नहीं कर सकता, अगर आपने इसे निकालना है तो कैसे निकालेंगे बच्चे? अब मुझे पता है अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्यू किसके बराबर होता है बच्चे? क्यू होता है एन ई के बराबर। बट वी नो दैट एन इज ए इंटीग्रल मल्टीपल, तो एन की वैल्यू निकाल लीजिए 0.32 इंटू 10 की पावर माइनस 18 कूलम डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, ये कितना आया बच्चे? आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ गया? ये आ गया 0.2। ऊपर लेके जाइए तो ये प्लस का हो जाएगा, तो आपका आंसर कितना आएगा? ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का 10 की पावर 1 आ जाएगा, और से 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी आई? 2। तो n की वैल्यू इंटीग्रल 2 तो पॉसिबल है, तो इसका आंसर क्या है? येस इट इज़ पॉसिबल। ठीक, अब क्या करने जा रहे हैं बच्चे? हाँ जी, अब क्या करने जा रहे हैं बच्चे? अब आपको कुछ एक असाइनमेंट आपको यहाँ पे दी जा रही है। इस असाइनमेंट में जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिए हैं उसे सॉल्व करके देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपकी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना रहे। ठीक है, ओके, माय नेक्स्ट टॉपिक इज कूलम लॉ। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल बच्चे हम जो करने जा रहे हैं उसका नाम क्या है? उसका नाम है कूलम लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है बच्चे इस चैप्टर का। ठीक है, तो कूलम क्या है? कूलम लॉ क्या है बच्चे? कूलम है साइंटिस्ट का नाम। कूलम ने क्या किया था? कूलम ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे, जिनकी हेल्प से उसने 2 पॉइंट चार्ज के बीच में फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन यानी फोर्स ऑफ ट्रैक्शन या रिपल्शन की वैल्यू को फाइंड आउट करके दिखाया था। तो कूलम ने क्या किया था? कूलम ने फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन। ठीक है, तो कूलम लॉ क्या है? द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ the electrostatics force of attraction, the electrostatic force of attraction or repulsion the electrostatic force of attraction or repulsion between two static charge मतलब चार्ज एट रेस्ट, static point charge is directly proportional to the product of the charges inversely proportional to square of the distance between them, ठीक है। तो कूलम ने क्या किया था बच्चे? कूलम ने बताया था आपके 2 पॉइंट चार्ज के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन यानी आपके अट्रैक्शन है रिपल्शन। तो आपके अकॉर्डिंग टू कूलम लॉ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन 2 स्टैटिक पॉइंट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ओके, आपका जो कूलम लॉ के अकॉर्डिंगली जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो उन 2 आपके पॉइंट चार्ज को मिलाने वाली जो भी स्ट्रेट लाइन है उसी के दोनों लगता है। ये भी लिख देते हैं, एंड एक्ट अलोंग द स्ट्रेट लाइन joining the two
ज्वाइनिंग द टू स्टैटिक चार्ज, ठीक है, ये आते हैं ज्वाइनिंग द टू स्टैटिक चार्जेस। तो कूलम लॉ ने क्या किया, विद्यार्थी को कूलम लॉ वी कैन डिटरमाइन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्ज। इट्स मीन कूलम लॉ सिर्फ और सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है, पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है। चलिए शुरू करते हैं। लेट अस कंसीडर टू पॉइंट चार्ज, मान लीजिए दो पॉइंट चार्ज मान लीजिए हेयर Q1 एंड Q2, ये आपके क्या हैं, हेयर Q1 एंड Q2 आपके क्या हैं बेटा, दो पॉइंट चार्ज है, दो पॉइंट चार्ज, और ये आपके दो पॉइंट चार्ज कितने डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं, मान लीजिए ये दोनों पॉइंट चार्ज आपके r डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं, ठीक है। दो चार्ज बचे मैंने माने Q1 Q2, ठीक है, और उन्हें कितने डिस्टेंस से सेपरेट किया, उन्हें r डिस्टेंस से सेपरेट कर लिया। अगर ये दोनों लाइक हुए तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। रिपेल का मतलब ये वाला आपका चार्ज इसको रिपेल करेगा, जिस फोर्स से रिपेल करेगा वो फोर्स बाहर लगेगा, ठीक है। ये वाला चार्ज आपका इसको रिपेल करेगा, ये भी फोर्स जो फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगी वो क्या लगेगी, बाहर लगेगी, ठीक है। अगर ये चार्ज बचे, मान लीजिए मैं दो लाइक चार्ज, वैसे ही दो लाइक चार्ज दोबारा मान लेता हूँ Q1 Q2, अगर ये बचे एक पॉजिटिव होता और एक नेगेटिव होता तो क्या होता, ये दोनों एक दूसरे को अटैक करते हैं। तो चलिए अगेन इसके बीच में डिस्टेंस वैसे ही मान लेते हैं, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, r है, ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है बेटा, r वेक्टर है। इस केस में ये दोनों चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, तो दोनों की फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है। दोनों के फोर्स की अगर बात करें तो ये भी बच्चे इसकी भी, ये आपका इसकी तरफ अटैक्ट होगा तो फोर्स की डायरेक्शन इधर होगी, ये इसकी तरफ अटैक्ट होगा तो दोनों की फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, ए से। यानी कि आपके दोनों पॉइंट चार्ज को जो लाइन आपकी ज्वाइन करेगी, ये फोर्स हमेशा उसके अलाउंग लगता है, ठीक। तो अकॉर्डिंग टू कूलम लॉ, अगर मैं कूलम लॉ के अकॉर्डिंगली बात करूँ तो अकॉर्डिंग टू कूलम लॉ के अकॉर्डिंगली आपकी क्या बताया है, कूलम लॉ के अकॉर्डिंगली इनके बीच में जो भी फोर्सेस लगेंगे वो फोर्सेस इनके चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और डिस्टेंस के स्केयर के क्या होते हैं बच्चे, डिस्टेंस के स्केयर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। तो कूलम लॉ यही बताता है। अगर मैं इन दोनों फैक्टर को बच्चे ज्वाइन कर दूँ, अगर मैं इन दोनों फैक्टर को क्या कर देते हैं, ज्वाइन कर दीजिए, ज्वाइन करोगे तो F का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, F आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक। या आप इस डायरेक्टली प्रोपोर्शन की जगह एक कांस्टेंट यूज़ कर सकते हो, F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। लीजिए ये रहा आपका कूलम लॉ, जिसकी हेल्प से दो चार्ज के बीच में जो भी फोर्स ऑफ इंटरेक्शन लगेगा उसका मैग्नीट्यूड आप निकाल सकते हो। यहाँ पे बच्चे जो K है, K क्या चीज़ है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जिसकी वैल्यू किस चीज़ पे डिपेंड करेगी, द वैल्यू ऑफ K डिपेंड अपॉन सिस्टम ऑफ यूनिट एंड मीडियम इन बिटवीन द चार्जेस, आपके मीडियम चार्जेस के बीच में क्या मीडियम है उसके ऊपर डिपेंड करेगी। अगर बात करें बच्चे SI सिस्टम की, ठीक है, अगर आपकी बात की जाए SI सिस्टम, और SI सिस्टम बात कर रहे हैं हम SI सिस्टम में, और क्या है आपके दो चार्ज के बीच में, ये भी एज्यूम कर लेते हैं क्या, आपके दो चार्ज के बीच में बच्चे वैक्यूम है या एयर प्रेजेंट है, एयर और वैक्यूम प्रेजेंट है दो चार्ज के बीच में। अगर वैक्यूम या एयर ही दो चार्ज के बीच में प्रेजेंट है तो आपकी इस K की वैल्यू होती है बच्चे, इस K की वैल्यू होती है 1/4πε0 के बराबर, ठीक है। ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, एक और कांस्टेंट है, उसके बारे में बताएंगे। SI सिस्टम में अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूँ तो होती है 9 × 10⁹, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। तो ये है बच्चे SI सिस्टम। SI सिस्टम में ये है बच्चे आपकी क्या, K की वैल्यू है, ये रखेगा, हर न्यूमेरिकल में इसका यूज़ करने वाले हैं। ये रिलेशन की रखिए, K और एप्सिलॉन नॉट के बीच में ये रिलेशन होता है, वेयर एप्सिलॉन नॉट क्या है बच्चे, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट को बता देते हैं। इस एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिविटी, एब्सोल्यूट लिखना है LUT, परमिविटी, ये है बच्चे एब्सोल्यूट परमिविटी, जो बताएगा कि आपके किसी मीडियम में से चार्ज के पास होने की क्या एबिलिटी होती है, उसे परमिविटी का नाम से आपके जाना जाता है। ओके, अगर मैं कहूँ कि चलिए मुझे एब्सोल्यूट की वैल्यू निकालिए, तो इसे ऊपर ले जाइएगा, इसे नीचे ले आइएगा, लीजिए, तो अल्टीमेटली 1/4πK आपको सारी वैल्यू पता है, इसे भी निकालेंगे तो आपका आंसर आएगा 8.85 × 10⁻⁻12 यूनिट अपोजिट हो जाएंगी, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर।
तो इस तरह बच्चे हम क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर मैं इस k की वैल्यू को आपकी इक्वेशन नंबर इस इक्वेशन पर बनकर आप पुट कर दीजिए तो आपकी कंप्लीट फॉर्मूला निकल आएगा कूलम्ब लॉ का। तो कूलम्ब लॉ का कंप्लीट फॉर्मूला क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r²। ठीक है, तो लीजिए कूलम्ब लॉ के फॉर्मूले को बच्चे मैंने लिख दिया। एक छोटी सी एडिशनल आपको चीज़ आपको बता देता हूँ यहाँ पे। कूलम्ब लॉ 2 पॉइंट चार्ज का मैग्नीट्यूड निकाल सकता है। तो 2 पॉइंट चार्ज के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसका मैग्नीट्यूड, जब बात सिर्फ मैग्नीट्यूड की हो रही है, यहाँ फोर्स को वेक्टर फॉर्म में तो लिखा ही नहीं हुआ, तो कूलम्ब लॉ सिर्फ और सिर्फ क्या बताता है, मैग्नीट्यूड बताता है। तो यहाँ Q1 और Q2 के ऊपर मोड लगा लीजिए। मोड का मतलब अगर आप किसी चार्जेस के ऊपर निकाल भी रहे हैं, अगर कोई नेगेटिव चार्ज भी है तो भी उसका मैग्नीट्यूड ही लेना है। ठीक है, ये था बच्चे हमारा कंप्लीट कूलम्ब लॉ, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, जिसकी हेल्प से हम किसी भी 2 पॉइंट चार्ज के बीच में क्या निकाल सकते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को निकाल सकते हैं। आपको 2 चीज़ें बताई गई हैं। आपका कूलम्ब लॉ सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है, बड़ी बॉडीज़ के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो एक्सटेंडेड बॉडी के लिए इसको आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। हाँ, अगर एक्सटेंडेड बॉडी का अगर आप ये मान लो कि इसका चार्ज सेंटर के ऊपर कंसंट्रेटेड है, उस केस में ये वैलिड हो सकता है। ठीक है, अदरवाइज पॉइंट चार्ज के लिए ही एप्लीकेबल है। रेंज की बात करूँ, देखिए आपको पता है 10 की पावर -4 वहाँ तक तो न्यूक्लियर फोर्स होता है। अगर आपका डिस्टेंस 10 की पावर -14 से कम हुआ तो वहाँ तो न्यूक्लियर फोर्स ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। यानी इसकी रेंज 10 की पावर -14 से लेके इन्फिनिटी तक, मतलब जब तक 2 चार्ज एक दूसरे से इन्फाइनाइट डिस्टेंस तक मूव नहीं हो जाते, यानी एक काफ़ी लार्ज रेंज का ये फोर्स है जिसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं कूलम्ब लॉ की हेल्प से। तो ये था मुझे कूलम्ब लॉ। चलिए आगे मूव करते हैं। माय नेक्स्ट आर्टिकल इज कूलम्ब लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अभी आपको बच्चे कूलम्ब लॉ बताया है, अब आपको कूलम्ब लॉ को वेक्टर फॉर्म में बच्चे आपको बताने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट आर्टिकल है कूलम्ब लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, तो नेक्स्ट आर्टिकल हमारा रहा कूलम्ब लॉ इन वेक्टर फॉर्म। बच्चे अभी आपको कूलम्ब लॉ बताया जिसकी हेल्प से 2 चार्जेस के बीच में फोर्स ऑफ इंडक्शन की वैल्यू आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब लॉ 2 पॉइंट चार्ज, मान लीजिए 2 पॉइंट चार्ज है मेरे पास। कौन कौन से हैं 2 पॉइंट चार्ज, मान लीजिए आपके ये रहे 2 पॉइंट चार्ज। ठीक है, 2 पॉइंट चार्ज हैं, Q1 Q2 दोनों लाइक हैं। चलिए पॉजिटिव मान लीजिए। इनके बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं, ये है इनके बीच का डिस्टेंस। ठीक है, ये है इनके बीच का डिस्टेंस। चलिए मैं एरो नहीं लगाता, यहाँ इनके बीच का डिस्टेंस ये रहा। ओके, अगर ये दोनों लाइक चार्ज पार्टिकल हैं तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे बेटे, रिपेल करेंगे। ये वाला फर्स्ट चार्ज सेकंड चार्ज को रिपेल करेगा, जिस फोर्स से रिपेल करेगा, मान लीजिए जो फर्स्ट चार्ज है वो सेकंड चार्ज को जिस फोर्स से रिपेल करेगा उसे F12 का नाम दे दीजिए। इसका मतलब क्या होगा, फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट। और सेकंड चार्ज क्या करेगा, फर्स्ट चार्ज को भी रिपेल करेगा, जिस फोर्स से रिपेल करेगा उसे F12 का नाम दे दीजिए। क्योंकि दोनों आपके लाइक चार्ज हैं, दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, लाइक चार्ज हैं, तो एक दूसरे को क्या करेंगे बच्चे, रिपेल करेंगे ही करेंगे। जिस फोर्स से रिपेल करेंगे उसे मैंने क्या किया, कॉरस्पॉन्डिंगली नाम दे दिए हैं। ये Q1 है, ये Q2 है। ओके, ठीक है, अब आपकी क्या है बच्चे, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ऑलरेडी हम मान लेते हैं, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, r है। ठीक, अब हमने क्या करना है, मैंने मान लिया, क्या क्या माना बच्चे, एक तो आपका मान लिया F12 का मतलब। ठीक है, लेट F12 क्या चीज़ है, हाँ जी F12 क्या चीज़ है, मैंने यहाँ F12 माना है। F12 इसका मतलब क्या होगा, फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2, फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2। तो Q2 चार्ज के कारण Q1 चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगा उसे Q आपका F12 का नाम दिया। सिमिलरली F21 किसके बराबर होगा, फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1। तो Q1 की वजह से जो फोर्स लगा उसे क्या नाम दे सकते हैं, F12 का नाम दे सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं मुझे फोर्सेस निकालने की। अकॉर्डिंग टू कूलम्ब लॉ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब लॉ के अकॉर्डिंगली अगर मैं बात करूं, अभी आपको कूलम्ब लॉ बताया है बच्चे। अकॉर्डिंग टू कूलम्ब लॉ 2 पॉइंट चार्ज के बीच में, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब चार्ज 2 पॉइंट चार्ज के बीच में जो भी फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होता है उसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर था, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 मैग्नीट्यूड ऑफ Q2 डिवाइडेड बाय r²। तो कूलम्ब लॉ की हेल्प से 2 पॉइंट चार्ज के बीच में जो भी फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगी उसका मैग्नीट्यूड तो हम निकाल चुके हैं। बट एज वी नो दैट फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अगर फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसे बेटर भी है कि उसे वेक्टर की फॉर्म में लिखें।
चलिए मैं F12 को लिखना चाहता हूँ। फोर्स का मैग्नीट्यूड तो आपको पता ही है, मैग्नीट्यूड क्या है बच्चे 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। मैग्नीट्यूड तो है ही है, सिर्फ मैग्नीट्यूड को डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपकी वेक्टर फॉर्म निकल आएगी। अब डायरेक्शन में कैसे, देखिए अगर आपका फर्स्ट चार्ज के कारण आप फर्स्ट चार्ज से सेकंड चार्ज की तरफ अगर आप मूव करेंगे, मान लीजिए आप फर्स्ट से सेकंड की तरफ मूव कर रहे हैं, तो उस वक्त आप यूनिट वेक्टर यूज़ करेंगे R12 कैप। याद है +1 में किया था, यूनिट वेक्टर ही डायरेक्शन बताता है। और अगर आप सेकंड से फर्स्ट की तरफ मूव करेंगे तो आप लिखिएगा R21। ठीक, F12 का मतलब क्या था, फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड, मतलब सेकंड की वजह से फर्स्ट के ऊपर क्या फोर्स था, यानी आप सेकंड से फर्स्ट की तरफ जा रहे हो तो यहाँ पे आप यूनिट वेक्टर कौन सा यूज़ करेंगे, आप यूनिट वेक्टर यूज़ करेंगे R21। जो चीज़ यहाँ लिखनी है वही सब्सक्रिप्ट यहाँ भी लिखते हैं। तो लीजिए मैंने फोर्स को आपके वेक्टर फॉर्म में लिख दिया, यही है बच्चे वेक्टर फॉर्म ऑफ आपकी फोर्सेस। तो लीजिए मैंने वेक्टर फॉर्म ऑफ फोर्सेस को लिख दिया, ये है वेक्टर फॉर्म ऑफ फोर्सेस की। सिमिलरली क्या आप F12 की भी वैल्यू लिख सकते हैं, आप F21 को भी लिख के दिखाइए। F21 क्या, 1/4πε0, चार्जेस सेम रहेंगे, लीजिए चार्जेस सेम रहे, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। डायरेक्शन, अब फोर्स आपका फोर्स सेकंड पे देखना है ड्यू टू Q1, यानी आप फर्स्ट से सेकंड की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ लिखना है R12। लीजिए ये भी बच्चे मैंने क्या किया, ये मैंने आपका फोर्स निकाल दिया किसके कारण, हाँ जी, ये मैंने फोर्स की वैल्यू F21 की भी वैल्यू निकाल दी। ठीक है, लीजिए यहाँ तक आपको मैंने ये बता दिया। अब फिगर से क्लियर कट है, चाहे आप देखिए, इट इज़ एज क्लियर फ्रॉम द फिगर, एज क्लियर फ्रॉम फिगर। अगर मैं फिगर की बात करूं तो फिगर से ये चीज़ क्लियर है, चाहे आप 1 से 2 की तरफ जाइए, चाहे 2 से 1 तक जाइए, दोनों का डिस्टेंस तो सेम है। इसका मतलब R12 कैप इक्वल R21, दोनों की देखिए डिस्टेंस तो सेम होगा, सिर्फ क्या होगी, डायरेक्शन डिफरेंट होगी। इसका मतलब R12 किसके बराबर है, -R21 के बराबर है। अगर मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, इसे इक्वेशन नंबर 1 में आपकी ये वाली वैल्यू पुट कर देता हूँ, ठीक है, तो मैं F21 को क्या पुट करने जा रहा हूँ, माइनस को उधर भेज के पुट कर देता हूँ। अगर पुट करूँ तो मुझे क्या आएगा, ठीक है, करके देखते हैं। F12 इक्वल टू किसके बराबर है, 1/4πε0 Q1 Q2, ठीक है, अपॉन R का स्क्वायर। अगर मैं इसको ये पुट करता हूँ तो F यहाँ आ गया R12 और नेगेटिव का साइन आगे चला गया। ठीक है, अगर मैं ध्यान, जो चीज़ यहाँ लिखनी है वही चीज़ ध्यान रखनी है। अगर आप ध्यान से देखिए तो इक्वेशन नंबर 2 को देखिए, बिल्कुल इक्वेशन नंबर 2 ही है, मतलब ये वाला जो पार्ट बचा हुआ है वो इक्वेशन नंबर 2 ही है। इसका मतलब F12 इक्वल टू माइनस ऑफ F21। फॉर एवरी एक्शन देर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कहीं ला पढ़ा आपने, इसे क्या बोलते हैं, न्यूटन थर्ड लॉ। इट्स मीन कूलम लॉ आपके न्यूटन थर्ड लॉ को आपका ओबे करेगा, यानी जब भी दो चार्ज, आपका एक चार्ज फर्स्ट चार्ज सेकंड चार्ज पे जो फोर्स लगाएगा, अगर ये एक्शन लगा रहा है तो दूसरा चार्ज उतनी ही रिएक्शन जो लगाएगा। और एक्शन रिएक्शन क्या होती है, हमेशा इक्वल एंड अपोजिट होती है। तो यहाँ से मुझे एक चीज़ ये भी पता लग गई, आपका जो कूलम लॉ है वो आपके न्यूटन के थर्ड लॉ को क्या करता है, ओबे करेगा। ठीक है बच्चे, लीजिए यहाँ तक मैंने आपको आपके कूलम लॉ को वेक्टर फॉर्म में भी लिख के दिखा दिया। ओके, थर्ड आपकी बच्चे एक इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट है, वो भी आपको बता देता हूँ। और वो कंसेप्ट क्या है बच्चे, मैं आपको बताने जा रहा हूँ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को। तो नेक्स्ट आर्टिकल है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आपका। अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है, आपको पता है कूलम, जो आपकी कूलम फोर्स जो है वो दो बॉडी की इंटरेक्शन है। कूलम लॉ की हेल्प से 2 पॉइंट चार्ज के बीच में आप क्या कर सकते हो, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन की वैल्यू आप निकाल सकते हो। इसका मतलब आपके 2 पॉइंट चार्ज के बीच में जो भी आपका इलेक्ट्रिक फोर्स है वो इंडिपेंडेंट है अनदर आपकी किसी तीसरे चार्ज की प्रेजेंस या अब्सेंस के। ठीक है, तो इसका मतलब आप प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को आप चार्जेस के ऊपर एप्लीकेबल कर सकते हो। मतलब कहने का मतलब क्या है, मैं चलिए आपको लिख के बता देता हूँ। देखिए कूलम फोर्सेस क्या हैं, अगर मैं बात करूँ कूलम फोर्सेस की, कूलम फोर्सेस, ठीक है, कूलम फोर्सेस क्या है बेटा, कूलम फोर्सेस इज ए टू बॉडी इंटरेक्शन, टू बॉडी इंटरेक्शन। कूलम फोर्स क्या है बेटा, एक टू बॉडी इंटरेक्शन है, इम्प्लाइड, ठीक है, implying that electric forces between two charges
point charges is independent of presence और absence ठीक है ऑफ अदर चार्ज, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अदर चार्ज। ठीक है, तो दो बॉडी के बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है, मतलब कूलम लॉ की हेल्प से जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन निकालते हैं वो थर्ड चार्ज की प्रेजेंस या एब्सेंस के क्या होता है, इंडिपेंडेंट होती है। अगर इंडिपेंडेंट है तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ओबे हो जाएगा। सो द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इज वैलिड। ठीक है, तो जब भी आपको पता है बच्चे आपकी जो कूलम लॉ है वो तो दो बॉडी की इंटरेक्शन होती है, तो अगर आपकी दो बॉडी की इंटरेक्शन है तो इसका मतलब ये हुआ दो पॉइंट चार्ज के बीच में जो भी इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, दो पॉइंट चार्ज के बीच में जो भी इलेक्ट्रिक फोर्स होगा वो थर्ड चार्ज की प्रेजेंस या एब्सेंस के क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। इसका मतलब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यहाँ वैलिड हो जाएगा। अब कैसे क्या बात करने जा रहा हूँ, मान लीजिए आपके स्पेस के अंदर n नंबर ऑफ चार्ज हैं। ठीक है, अगर दो पॉइंट चार्ज के बीच में अगर आपको फोर्स ऑफ इंडक्शन निकालनी तो आप सीधा कूलम लॉ निकाल लेते, कूलम लॉ की हेल्प से निकाल लीजिए। तो मान लीजिए आपके स्पेस में n नंबर ऑफ चार्ज हैं, फर्स्ट चार्ज है Q1, सेकंड है Q2, थर्ड है Q3, सिमिलरली लास्ट चार्ज है Qn। तो एक ग्रुप ऑफ चार्ज है स्पेस के अंदर और मुझे इन सभी की वजह से इस Q0 चार्ज के ऊपर, मान लीजिए इस पर्टिकुलर पॉइंट P के ऊपर एक चार्ज है, कौन सा चार्ज है, Q0 चार्ज है। मुझे इस Q0 चार्ज के ऊपर नेट फोर्स निकालनी है। तो यहाँ चार्जेस कितने हैं मुझे, n चार्जेस हैं, एक तो n चार्जेस का एक ग्रुप है और इस सभी के कारण आपके किसके ऊपर आपके Q0 चार्ज के ऊपर क्या करना है, मुझे नेट फोर्स निकालना है। तो जब आपके चार्जेस 2 से ज़्यादा हो जाएँ तो एट दैट टाइम वी आर यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, तो आपके प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को आपने यहाँ यूज़ करना है। ये बच्चे सुपरपोजिशन है, आप स्पेलिंग ठीक कर लीजिएगा, सुपर। ठीक है, प्रिंसिपल सुपरपोजिशन को आपने बच्चे यहाँ पे यूज़ करना है। तो सुपरपोजिशन को अगर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे तो बच्चे क्या कीजिए, सबसे पहले तो फर्स्ट चार्ज के कारण इसके ऊपर जो भी फोर्स लगेगा उसे निकालिए, उस फोर्स को नाम दे दीजिए F01। फिर क्या करें, सेकंड चार्ज के कारण जो फोर्स आएगा उसे निकालिए, उसे नाम दीजिए F02। थर्ड चार्ज के कारण जो फोर्स आएगा उसे F03। लास्ट वाले के साथ अगर जो फोर्स आएगा उसे नाम दीजिए F010। तो इस तरह बच्चे क्या कीजिए, आप सभी के कारण जितने भी आपके चार्ज हैं उन सभी के कारण इंडिविजुअल जो भी फोर्स लगेगा उसे निकाल लीजिए। निकालने के बाद उन सभी के वेक्टर सम कर दीजिए, आपका आंसर निकल आएगा। यानी जितने भी आपने फोर्सेस निकाले हैं, मतलब फर्स्ट चार्ज के कारण, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके Q0 चार्ज के ऊपर जो नेट फोर्स है वो किसके बराबर होगा, F0 के बराबर होगा। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल सुपरपोजिशन जो नेट फोर्स ऑन दिस चार्ज इज वेक्टर सम ऑफ F1 प्लस F01 प्लस F02 प्लस F03 अप टू F0n। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल सुपरपोजिशन इस जो चार्ज के ऊपर जो भी नेट फोर्स लगेगा तो इंडिविजुअली जितने भी चार्जेस हैं उन सभी के कारण आपका इंडिविजुअली फोर्स निकालिए और उन सभी के वेक्टर सम कर लीजिए। यही है प्रिंसिपल सुपरपोजिशन। द नेट फोर्स एक्सर्ट ऑन ए गिवन चार्ज ड्यू टू ए ग्रुप ऑफ चार्ज इज अ वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्स एक्सर्टेड ऑन दैट चार्ज विद बाय इंडिविजुअल चार्ज। तो जितने भी इंडिविजुअल चार्ज हैं उन सभी के कारण इंडिविजुअली फोर्स निकालिए, उन सभी के वेक्टर सम कर दीजिए। यही है प्रिंसिपल सुपरपोजिशन। क्या मैंने आपको वेक्टर फॉर्म लिखनी सिखा दी है? मैंने आपको F01, अगर मैं कहूँ F01 को आप वेक्टर फॉर्म में लिखिए तो लिख लेंगे। तो F01 का क्या होगा बच्चे, 1/4πε0। चार्ज कौन कौन से हैं, एक तो है Q0, एक है Q1, डिवाइडेड बाय कितना डिस्टेंस होगा, r²। ठीक है, और साथ में r कैप से मल्टीप्लाई करना है। हमेशा पीछे भी देख लीजिए, आपका जो यूनिट वेक्टर होता है ये और ये क्वांटिटी हमेशा अपोजिट होती है। यानी F12 निकाले थे तो यहाँ R21 अपोजिट यूज़ होता है, तो यहाँ 1 नोट आ जाएगा, यहाँ भी 1 नोट लिख लीजिए। सिमिलरली आप F02 निकालिए, F03 निकालिए और ऐसे ही है F0n भी निकाल लीजिए। इन सभी की वैल्यू अगर आप इस इक्वेशन में, ये जो मेन इक्वेशन है इस इक्वेशन में पुट कर दें तो आपका नेट फोर्स आपका निकल आएगा। क्या निकलेगा बच्चे, नेट फोर्स F0। अगर मैं इस चार्ज के ऊपर नेट फोर्स निकालूँ तो सभी में बच्चे 1/4πε0 तो कॉमन आएगा, बाहर ले लीजिए। Q0 भी सभी में आएगा। ठीक, तो आपकी फर्स्ट टर्म के अंदर से क्या आया, Q1 डिवाइडेड बाय R1 नोट का स्क्वायर, R1 नोट का कैप। ऐसे ही बच्चे सेकेंड टर्म से क्या आएगा, सेकेंड टर्म से आएगा Q2 R, ठीक है, R2 का 2 नोट का स्क्वायर, R2 नोट का कैप। और ऐसे आप चलते चाहिए और कहाँ तक पहुँच जाइए बच्चे, n टर्म तक पहुँच जाइए।
ठीक है। एन टर्म्स के लिए बच्चे क्या आएगा, अगर मैं एन टर्म के लिए बात करूं तो यहाँ आएगा क्यू एन आर एन नॉट का स्क्वायर आर एन नॉट का कैप। ठीक है जी, यहाँ तक आपका हो गया। लीजिए इस तरह बच्चे आप क्या कर सकते हैं, इस तरह आप नेट फोर्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो जब भी प्रिंसिपल सुपरपोजिशन के न्यूमेरिकल्स वगैरह सोल्व करेंगे तो फाइनल आंसर निकालते हुए आप जब भी बच्चे फोर्सेस को ऐड करेंगे तो उनके ऊपर वेक्टर लगाने मत भूलिएगा। तो +1 के अंदर वेक्टर लॉ पढ़े थे, जब भी इसके सोल्व करेंगे न्यूमेरिकल, यानी जब भी 2 से ज़्यादा चार्ज होंगे, जब भी आप न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे फोर्स से रिलेटेड, तो आपने क्या करना है, प्रिंसिपल सुपरपोजिशन यूज़ करते हुए वेक्टर लॉ को जरूर याद रखना है। यानी ट्रायंगल लॉ, आपका ट्रायंगल लॉ हो गया, पैरेललोग्राम लॉ हो गया, आपके रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर हो गए, आपके क्या हो गए बच्चे, आपकी इक्विलिब्रियम की पोजीशन होगी। तो ये सारी चीज़ें आपने ध्यान रखना है। तो ये था बच्चे बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल प्रिंसिपल सुपरपोजिशन। ठीक है, तो नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट करने के बाद हम इसके न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करते हैं, जो है इक्विलिब्रियम ऑफ ए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे मेरा इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज बॉडी। तो एक चार्ज बॉडी इक्विलिब्रियम की पोजीशन में कब होती है। ठीक है, तो चार्ज बॉडी या पार्टिकल लिख लीजिए। तो एक चार्ज पार्टिकल या चार्ज बॉडी इक्विलिब्रियम की पोजीशन में कब होगी, जब भी एक बॉडी के ऊपर नेट फोर्स 0 होगा तो बॉडी कौन सी पोजीशन में होती है, इक्विलिब्रियम की पोजीशन में होती है। ठीक है, तो इन इक्विलिब्रियम नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन every charge body या charge particle is 0। ठीक है जी, the equilibrium of a charge body या charge particle under the action of Coulomb forces alone can never be stable। ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट आपके पॉइंट है बच्चे, इसलिए मैंने इसे नोट डाउन करके लिखवा दिया आपको। तो इन इक्विलिब्रियम नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन एवरी चार्ज पार्टिकल इज 0। तो जब भी कोई आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा तो हर चार्ज पार्टिकल के ऊपर नेट फोर्स कितना होगा, 0 होगा। तो अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल इक्विलिब्रियम की पोजीशन पे है अंडर द एक्शन ऑफ आपका कूलम्ब फोर्स, तो कूलम्ब फोर्स के अंडर अगर आपका कोई चार्ज पार्टिकल इक्विलिब्रियम के ऊपर है तो कभी भी स्टेबल इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। याद रखेंगे बच्चे। ठीक है, इक्विलिब्रियम के ऊपर बात करते हुए आप +1 के इक्विलिब्रियम के टॉपिक को याद रखिए। उस इक्विलिब्रियम के टॉपिक से हमने बहुत सारा काम करना है। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। ओके, तो अब क्या करने जा रहे हैं बच्चे, कूलम्ब लॉ और प्रिंसिपल सुपरपोजिशन के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। उन इंपॉर्टेंट पॉइंट को बच्चे अपने माइंड में बिठा के रखिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको बताने जा रहा हूँ। तो मेरे कोई आर्टिकल नहीं है, इसके अंदर सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ। आपको न्यूमेरिकल्स के लिए, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग कूलम्ब फोर्सेस। तो कूलम्ब फोर्सेस के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ। चलिए, सबसे पहला आपका बच्चे है कूलम्ब फोर्स। कूलम्ब फोर्स क्या है बच्चे, देखिए फर्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करें तो कूलम्ब आपका जो फोर्स है वो एनालोगस टू न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। कूलम्ब फोर्स आप कर चुके हैं। कूलम्ब लॉ के अकॉर्डिंगली F किसके बराबर होता है, F = K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r²। बिल्कुल ये एनालोगस है किसकी तरह, एक होता है, एक ये तो हो गया आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एक होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या था, Gm1m2/r²। तो बिल्कुल एनालोगस, बिल्कुल वैसे ही रिजल्ट आ रहा है जैसे कि आपका न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का आपका आया था। अगर मैं इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करूं, ये दो फोर्स हैं, एक को बच्चे F बोल देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एक है ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर इन दोनों के अंदर आपकी बात की जाए तो हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स है वो आपके ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में क्या होता है, मच लार्जर होता है। तो अगर मैं बात करूँ Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपका ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में क्या होता है बेटा, मच लार्जर होता है। ठीक है, बी पॉइंट के ऊपर आ जाते हैं।
ओके, आपको पता है इलेक्ट्रिक फोर्स, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स है, वो आपका क्या हो सकता है, अट्रैक्टिव भी हो सकता है, अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। बट अगर मैं ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करूं तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा ही अट्रैक्टिव होगा। तो दो बॉडी के बीच में मास की वजह से जो फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, वो हमेशा ही क्या होता है बेटा, अट्रैक्टिव होता है। ठीक है, तो आपका थर्ड पॉइंट के ऊपर आ जाते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है बच्चे, अगर मैं इन दोनों के बीच में थर्ड पॉइंट का एक डिस्टिंग्विश बनाऊँ तो थर्ड पॉइंट का डिस्टिंग्विश बन सकता है, जो इलेक्ट्रिक फोर्स है या इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है वो नेचर ऑफ मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मीडियम। मतलब चार्जेस के बीच में मीडियम क्या है, उस मीडियम के ऊपर वो डिपेंड करेगा। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, उसके डिपेंड नहीं करता। ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, नॉट डिपेंड। तो इस तरह बच्चे मैं अगर कंपैरिजन करूँ तो मैंने ग्रेविटेशनल फोर्स और आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बीच में एक कंपैरिजन आपके दे दिया है। ओके, जब भी आपकी कोई ऐसी सिचुएशन हो जहाँ ये दोनों फोर्स एग्जिस्ट हो, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, तो उस केस में आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को क्या करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कंपेरिजन में ग्रेविटेशनल फोर्स को आप क्या करोगे, निगलेक्ट कर दोगे। ठीक है, ये पॉइंट याद रहेगा। चलिए सेकंड पॉइंट की ओर मूव करते हैं। सेकंड पॉइंट बच्चे क्या है, ध्यान से देखिए सेकंड पॉइंट की ओर। सेकंड पॉइंट बच्चे मैं आपको इंपॉर्टेंट एक आपको सेकंड पॉइंट ये देना चाहूँगा, आपका जो ये फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये कैसा फोर्स है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी आप लिख देते हैं। ओके, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए बात कर रहे थे। जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कैसा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है। अब कंजर्वेटिव फोर्स कौन से होते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स ऐसे फोर्स होते हैं जिनके द्वारा जो वर्क डन किया जाता है वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो अगर मान लीजिए एक पॉइंट आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अंदर मूव करते हुए अपनी इनिशियल पोजीशन पे वापस आ गया, जैसे एक पॉइंट था, एक चार्ज पार्टिकल था, वो मूव करते करते अगर अपनी इनिशियल पॉइंट के ऊपर वापस आ गया तो उसके लिए नेट वर्क डन की वैल्यू किसके बराबर आएगी, 0 के बराबर आएगी। तो याद रखना हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कौन सा फोर्स है, बच्चे कंजर्वेटिव फोर्स है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या चीज़ है, ओके, नेक्स्ट पॉइंट थर्ड पॉइंट की ओर मूव करते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है बच्चे, आपके इसके रिगार्डिंग आपको बताने जा रहा हूँ। आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू, आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो आपका, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज इंडिपेंडेंट अपॉन नेबरिंग आपके चार्ज, यानी दो चार्ज के बीच में जब भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू आप निकालोगे तो दो चार्ज के बीच में जो भी आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू निकालोगे, ठीक है, तो दो चार्ज के बीच में जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालोगे वो थर्ड चार्ज की प्रेजेंस या एब्सेंस की क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है, इंडिपेंडेंट on the absence or presence of another charge या अदर चार्ज। ठीक, नंबर फोर्थ पॉइंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है बच्चे आपका, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ए सेंट्रल फोर्स। ये क्या है बच्चे, सेंट्रल फोर्स है। सेंट्रल फोर्स कौन से होते हैं, जो दो पॉइंट के सेंटर को सेंटर से कंसाइड करके जो आपके जो फोर्स होते हैं, जो सिर्फ दो चार्ज के सेंटर से सेंटर के बीच में लगते हैं, वो सेंट्रल फोर्स हैं। तो ऐसे ही फोर्स बच्चे ये है आपका सेंट्रल फोर्स। ठीक है, आप फिफ्थ प्रॉपर्टी के ऊपर आपकी मूव करते हैं। ठीक है, तो आपको बच्चे देखिए, अगर आपकी बात करें सेंट्रल फोर्स भी है, आपकी रेंज की बात करें तो इसकी रेंज कितनी है बच्चे, लार्ज। ठीक है, इसकी लार्ज रेंज फोर्स है, लार्ज रेंज फोर्स है। तो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक लार्ज रेंज फोर्स भी होता है। ठीक है, तो अगर आपकी बात करें बच्चे, अगर मैं क्या करूँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे, नंबर 6 पॉइंट है। नंबर 6 पॉइंट को बच्चे यहाँ आपके करने जा रहा हूँ। तो नंबर 6 पॉइंट को जरा ध्यान से देखिएगा। नंबर 6 पॉइंट क्या कहता है, जरा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो आपके मान लीजिए दो चार्ज पार्टिकल है। एक बार मैं क्या करता हूँ, दो चार्ज पार्टिकल को एयर से सेपरेट कर देता हूँ। एफ नोट का मतलब क्या है, एयर से सेपरेटेड है। जब दो चार्ज पार्टिकल एयर से सेपरेट होंगे तो उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन निकालने का फार्मूला कूलम का क्या होगा, ये होगा एफ नोट इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर का स्क्वायर। चलिए मान लीजिए यही दो सिमिलर चार्ज सेम डिस्टेंस के ऊपर किसी मीडियम में रख देते हैं। तो पहले आपके क्या माने थे, मैंने दो चार्ज माने Q1 Q2 जो कि आर डिस्टेंस के ऊपर सेपरेटेड है।
ठीक है। तो पहले के बच्चे वो किस में रखे हुए थे, वैक्यूम में रखे हुए थे। इस सिचुएशन में, फर्स्ट सिचुएशन में वो वैक्यूम में या एयर में रखे हुए हैं। अब मैं क्या करता हूँ, उन दो सेम चार्ज को, मतलब दोनों सेम चार्ज हैं Q1 Q2, सेम डिस्टेंस के ऊपर मैं किसी मीडियम में रख लेता हूँ। मान लीजिए मैंने इसे किसी मीडियम में रख दिया, ठीक है। किस में रख दिया बच्चे मैंने, मीडियम, कोई भी ले लीजिए, वाटर ले लीजिए, कोई भी मीडियम रख लीजिए। मैंने दोनों चार्ज को एक मीडियम में रख दिया। मीडियम में रखते ही बच्चे उनके बीच का फोर्स FM, का मतलब फोर्स मीडियम में रखा। तो आप साइलेंट नोट की जगह आप एप्सिलॉन वर्ड का यूज़ करें। चार्ज सेम थे, दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम है। तो लीजिए, जब भी दो चार्ज आपके वैक्यूम में होंगे तो उनके बीच का फोर्स ये होगा, जब भी वो मीडियम में होंगी तो ये होगा। इन दोनों को डिवाइड करो तो इन दोनों का रेशियो कुछ K के बराबर होता है। अगर मैं F0 को FM से, मतलब जब भी आपके दो चार्ज वैक्यूम में थे, जब उसे मीडियम रखा गया, इन दोनों को डिवाइड करो। डिवाइड करोगे सारी टर्म कैंसिल हो जाएगी, एक तो बचेगा एप्सिलॉन, एक बचेगा नीचे एप्सिलॉन नॉट। तो लीजिए, एक नई आपकी प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट, कई बार यहाँ से क्वेश्चन निकल आता है, ध्यान से। ये है K क्या चीज़ कहलाता है बच्चे, हाँ जी, K क्या चीज़ है, वेयर K इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हर एक मटेरियल के लिए, इंसुलेटिंग मटेरियल के लिए डिफरेंट वैल्यू होती है। एक इंसुलेटिंग मटेरियल के लिए इसकी वैल्यू जनरली ग्रेटर देन 1 होती है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वी डिफाइन एज अ रेशियो force between the two charge when vacuum present in between them to the force between same charge same distance when medium present in between them, या it is a ratio of absolute permeability of medium to the absolute permeability of vacuum। दो सेम क्वांटिटी का रेशियो है, तो इसका मतलब क्या होगा, अच्छा ये आपका एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगी, ठीक है। तो नंबर की फॉर्म में आता है, जनरली आपके इंसुलेटिंग मीडिया के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन 1 होती है।